गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो अगले 1 घंटे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, जिसमें आपके शहर की, आपके राज्य की, देश की हर बड़ी खबर होगी। यकीन जानिए, इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मौका था राज्यसभा में जब उन्होंने संबोधित किया और अपने भाषण के दौरान उन्होंने फिर से एक बार अब की बार 400 पार का नारा जबरदस्त तरीके से दिया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है राज्यसभा के अंदर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। राज्यसभा में भी पीएम मोदी अपने थर्ड टर्म को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस में दिखे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना तो साधा ही, लेकिन मोदी सरकार के थर्ड टर्म में क्या बड़े काम होंगे उसका भी खाका देश के सामने रख दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। पीएम मोदी ने इस बार एनडीए 400 पार कांग्रेस पर ऐसी चुटकी ली कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी भड़क गए। इन आशीर्वाद को एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, इंडी गठबंधन टूटने पर भी कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा कि प्रार्थना करता हूं कि लोकसभा में कांग्रेस 400 सीट ही बचा ले तो बड़ी बात होगी। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। पीएम मोदी के आत्मविश्वास ने पूरे विपक्ष को हिला रखा है और जिस तरह से इंडी गठबंधन टूट रहा है उस हिसाब से एनडीए फिलहाल मजबूत है और 400 पार के टारगेट पर कॉन्फिडेंट भी है। और इन सबके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में उन हमलों, उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से एक बार फिर से पूछा कि आखिर राहुल गांधी को कितनी बार रीलॉन्च किया जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा राज्यसभा के अंदर, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पीएम मोदी पर जो करारा हमला कर रहे हैं उसका जवाब पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया। इस दौरान पीएम मोदी पूरे फॉर्म में दिखे। पीएम मोदी पूछ रहे हैं कि जो राहुल गांधी 20 सालों में कांग्रेस क्या खुद की सीट को लेकर श्योर नहीं हो पाए तो कांग्रेस उन्हीं को बार बार क्यों रीलॉन्च करना चाहती है। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि एलआईसी को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें बोली गईं, लेकिन आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे।
LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। जितनी गलत बातें LIC को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड। पीएम मोदी ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस को अफवाह फैलाने वाली पार्टी करार दिया। पीएम मोदी के हमले से विपक्ष भी हक्का बक्का है। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उनकी तमाम बातों को झूठ करार दिया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। अपने भाषण में पूरा कोसते हुए नजर आए वो विपक्ष को, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि पीएम मोदी का भाषण एक तरीके से विपक्ष के लिए पोस्टमार्टम। पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। पीएम मोदी ने अपने बयानों से विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला तो कांग्रेस भड़क गई। राज्यसभा में पीएम के भाषण को कांग्रेस ने झूठों का पुलिंदा बताया। एनडीए नॉन डाटा अवेलेबल, उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे वो झूठ बोलने जाते हैं। विपक्ष अब पलटवार करने में जुटा है। विपक्ष की माने तो पीएम मोदी पिछली सरकारों को कोसने की बजाय अपनी सरकार का हवाला देते तो अच्छा होता। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और जो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका ब्यौरा देते प्रधानमंत्री जी। 100 साल पुरानी 75 साल पुरानी सरकारों को कोसने से पहले अपने 10 साल का हवाला देते। विपक्ष ने हमला किया तो पीएम मोदी के बचाव में बीजेपी मैदान में उतर आई। ये पोस्टमार्टम था कि आजादी के बाद भी, तथाकथित आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अंग्रेज को ढोने का काम किया, उनकी गुलामी की। पीएम मोदी ने जिस तरह से संसद में कांग्रेस और विपक्ष को घेरा है, उससे पूरा विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष पीएम मोदी के हमले को चुनावी जुमला बताने में जुटा है। तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा, लेकिन सवाल ये कि क्या राजस्थान वो दूसरा राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा? क्योंकि जो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो बयान दिया है इसको लेकर के उसके मायने क्या हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी इससे इतनी बौखलाई हुई नजर आ रही है, ये सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का बिल विधानसभा से पास हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। वहीं राजस्थान में भी यूसीसी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यूसीसी पर इशारों में इरादे साफ कर दिए हैं। निश्चित रूप से तैयारी होनी चाहिए और जब एक देश एक कानून है तो फिर उसमें भेद किस बात के, इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रयास हो। क्या उत्तराखंड वाले कानून से आप पूरी तरह खुश हैं? इस तरह कानून देश की जरूरत है, वर्तमान जरूरत है, हम सबके लिए जरूरत है। लेकिन ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इस तरह के कानून की राजस्थान में ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, अपन हमारे राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करना। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। इनके पास मुद्दों से ध्यान भटकाना, जनता की समस्याओं से किनारा करना एक ही तो काम है, दूसरा काम ही नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाओ, लड़ाओ, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, जातिगत दुर्भावना फैलाओ और झूठ पे झूठ बोलो। इसके अलावा है क्या इनके पास? जरूरी है इस तरह का कानून आएगा तब देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दरअसल राजस्थान में यूसीसी बिल लाए जाने की सुगबुगाहट इसलिए भी तेज है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जिस दिन बिल पेश किया उसी दिन राजस्थान के सीएम नई दिल्ली चले गए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई आला नेताओं से बातचीत की। कहा जा रहा है कि उनके लौटने के साथ ही कमेटी के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का जो संकल्प था वो तो पूरा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा में कुछ बोले। उन्होंने सीधे साफ शब्दों में
बहुत कुछ कह दिया, जिसको लेकर के अब सियासत गर्म हो चुकी है। रश्मि रथी और महाभारत के प्रसंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने क्या कहा? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा और काशी के रास्ते खुलने लगे हैं? देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यूपी की विधानसभा में राज्य के विकास और कल आज के फर्क को लेकर चर्चा तेज हुई, लेकिन राम स्नेही और राम द्रोही को लेकर भी खूब तंज कसे गए। हुआ ये कि यूपी विधानसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर बधाई संदेश प्रस्ताव लाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। राजनीति की बिसात पर समाजवादी पार्टी की ढाई घर की ये चाल कहीं बहुसंख्यक समाज की नाराजगी की वजह न बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो 2024 के मैदान में आसमान नाप देने का सपना पाले समाजवादियों की जमीन और छोटी हो सकती है। सीएम योगी ने विधानसभा में महाभारत के कुछ प्रसंगों का वर्णन कर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ? पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। अयोध्या में संपन्न हुए भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर योगी बोले तो पूरा सदन नारों से गूंज उठा। भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो चुका है और अब बात नए संकल्प की हो रही है। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे में मंदिर के साक्ष्य मिल चुके हैं और मथुरा को लेकर भी लड़ाई कोर्ट में जारी है। भविष्य में इन मुद्दों पर सियासत के और गरमाने के आसार हैं। तो यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद मानो पूरी बाजी ही पलट गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने सदन में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से जुड़ा सियासी सवाल पूछ लिया था। जी हाँ, अखिलेश यादव ने सदन में पीडीए को लेकर के सवाल पूछा और इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और पीडीए को लेकर के ताबड़तोड़ हमले किए। योगी ने पूछा कि यादव परिवार में आखिर चाचा शिवपाल यादव की पूछ क्यों नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत
हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, और बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी नीतीश कुमार ने मीटिंग की। तो कल ये मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे और कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इसके अलावा आपको भी बता दें कि बिहार में जब बीजेपी से गठबंधन हुआ उसके बाद ये पहली मुलाकात नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हुई है। मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। जाहिर तौर पर बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर के भी बातचीत आगे बनी है कि और कौन कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी बातचीत हुई है नेताओं के बीच में। इसलिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। शादी समारोह में असलहे के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस शख्स ने यहाँ पर उत्पात मचाया उसकी शिनाख्त कर ली गई है और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शस्त्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें एक फोटो है और एक वीडियो सामने आया है। थाना प्रभारी रौनापार को तत्काल इसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी डीसीआरबी के माध्यम से निकलवाया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के आधार पर गुंडा गैंगस्टेट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी शस्त्र इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये कब की घटना है, कब की वीडियो है, इसकी तहकीकात की जाएगी। उसको भी जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। और राजस्थान के गंगापुर से एक खबर आपको बता रहे जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक महिला बोरवेल में जा गिरी और काफी देर से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है, कई घंटों से ऑपरेशन जारी है, लेकिन महिला को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। दिखाते रिपोर्ट में आपको पूरी खबर। राजस्थान के गंगापुर सिटी में बुधवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यहाँ खेत में बने एक कच्चे बोरवेल में एक महिला गिर गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से ही महिला का रेस्क्यू जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम महिला के रेस्क्यू में जुटी हुई है। बोरवेल में कैमरा डालकर महिला की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महज ऑक्सीजन की नली बोरवेल में डाली गई है। बोरवेल 90 से 100 फीट गहरा बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत ने जेसीबी मशीन को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया है। देर रात तक महिला का रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए मौके पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का दावा है कि जल्द ही महिला को बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसके बारे में जिसने भी सुना वो मौके पर पहुंच गया। जी हाँ, सुनने वाले को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। आपको भी दिखाते पश्चिम बंगाल से दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की ये खबर। आसपास लोगों की भीड़ जमा है और सड़क पर एक लॉरी औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आ रही है। दिल दहला देने वाले हादसे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सामने आई हैं, जहां रायगंज इलाके में ऐसा भयावह हादसा हुआ कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का पास ही के अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक देर रात को एक 10 पहिया लॉरी रफ्तार में सड़क से गुजर रही थी। तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और पूरी लॉरी बराबर से गुजर रही स्कॉर्पियो पर पलट गई। यह हादसा इतना भयावह था कि स्कॉर्पियो का कचूमर निकल गया। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह है और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में किस कदर हड़कंप मचा है, क्योंकि हादसे वाली जगह को भारी भीड़ ने घेर रखा है। देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे स्कॉर्पियो जैसी भारी भरकम गाड़ी माचिस के डिब्बे की तरह पिचक सकती है।
हादसा उत्तर दिनाजपुर जिले से गुजरने वाले NH-12 पर हुआ है और लॉरी के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर बुलडोजर भी मंगवाया गया है ताकि लॉरी को सीधा किया जा सके और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू